लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? नदियां, है ना? नदियां हो चुकी कितनी? अपवाह तंत्र कंप्लीट है ना? लास्ट हमने जो है बात की थी आपसे, अपवाह तंत्र जो अपना उसमें जो नदी थी आपकी चंबल, सीधे साइड में जाती है, अपन ने वो कंप्लीट कर ली थी कल। कितना याद है हमारे को वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, है ना? आप मुझे बताओ कि अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? और पूर्ण बहाव में कौन सी रहेगी? कांतली। कांतली जो है साथियों, उसका जो प्रवाह क्षेत्र है क्या कहलाता है? तोरावटी। गग्गर का क्या कहलाता है? नाली। और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं उसको? खतरा। गग्गर जो नदी है वो किस जिले में गिर रही है? तलवाड़ा जिले। कहाँ आती है यह? हनुमानगढ़ में आती है। एक और मुझे बताओ, जो आपका नदी है कांकने या कांकनी, उसका संबंध किस जिले से है? बुज्जिल। बुज्जिल कैसी? खारी या मीठी? मीठी है। कहाँ पे है? कोपल में है। फिर मुझे बताओ, सांभर जिले में गिरने वाली नदियां कौन सी है? खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेनखा। मोती जिले में रूपारेल। और जो आपकी एक जिल और थी बंद बारेठा, उसमें बंद बारेठा में कौन सी नदी गिर रही है? कुकुल नदियां। कहाँ आती है बंद बारेठा? कहाँ आती है? भरतपुर के अंदर आती है। पिछोला में नदी कौन सी गिरती है? हिसारमा और नई बिल्डा। एक ये बताओ मुझे, आना सागर में नदी कौन सी आ रही है? चंद्रावती। जो किसकी धारा है? किसकी धारा है चंद्रावती? लूणी की। किसकी धारा है? लूणी की है। जब वो आना सागर भर जाता है, पानी का जाएगा, लूणी में जाएगा। ठीक है। और जब लूणी में बाढ़ आती है या लूणी पानी जब ज्यादा होता है तो बाढ़ कहाँ आती है? क्यों आती है? क्योंकि इसका तल नदी के तल से नीचा है। अभी बताओ मुझे एक बार आप और, कि हम एक पढ़कर आए थे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया है। कौन सा है? और वैसे कौन सा है? हमने देखा तो दोनों डिफरेंस, अगर पूछे तो आप बताओगे चूलिया कितना ऊंचा है? 18 मीटर है। आपने माही बांध से जल प्राप्त करने के लिए एक पिकअप बांध बनाया था। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप। कौन सा बांध है? और दो नहर आपने निकाली है, नहर उससे कागदी पिकअप से दो नहर निकाली आपने। कौन कौन सी निकाली? एक तो जा रही है बांसवाड़ा के अंदर आनंदपुरी भूकिया, और एक जा रही डूंगरपुर में। कौन सी है वो? भीखा भाई सागवाड़ा। ठीक है। जो आपके माही बाजार सागर में जो आपका समझौता हुआ है गुजरात से, वो क्या हुआ? उसका रेशियो क्या है? 55:45। किसका है 55? गुजरात का। और ये बंटवारा किसका है? केवल जल का। किसका है? केवल जल का बंटवारा है। चलिए अब हम चलेंगे आज नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे। आज क्या मना रहे हो राजस्थान में? बस? और कुछ नहीं मना रहे हो? अरे हिंदी दिवस तो है। हिंदी दिवस के अलावा जल महोत्सव मना रहे हो। क्या मना रहे हो? जल महोत्सव मना रहे हो। ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्या मना रहे हो अभी आप? जल महोत्सव। और देखो अपना सीक्वेंस देखो कितना शानदार है। उसी दिन हम क्या पढ़ रहे हैं? जल संरक्षण। ये कोई आज अलग से टॉपिक गया है, ये आपका सीक्वेंस में था। ठीक है ना? जल महोत्सव मना रहे हो, ध्यान रखना। और उसी में हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन किसके बारे में? आपका जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे, है ना? ये कुछ साथी पूछ रहे थे सबकी एरिया, तो ये एरिया मैं आपको लिखूंगा अभी सबका।
अपना जो मूल बिंदु है वो ये है कि कौन कौन सी विधियां आपके राजस्थान में जल संरक्षण की है, उनको अपने को देखना है। हाँ भाई, अरे लिखूंगा, सब लिखूंगा यार, सारा लिखूंगा, चिंता मत करो। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुए आपके, आपके टॉपिक आगे और आएंगे अभी, ठीक है ना। सिंचाई परियोजना आपकी है, उसमें भी बाकी है। देखो कंप्लीट हो जाएगा, एक तो होता है कि खत्म कर दो, एक होता है कंप्लीट कर दो, दोनों चीजें अलग है। अपन कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो समय लगता है चीज में, ठीक है ना। कोशिश अभी है, देखो ये कुछ टॉपिक आपको बता दूं कि ये टॉपिक होने के बाद में एक टॉपिक आपका बड़ा आता है, जल आपकी जो परियोजना है, जितनी परियोजना है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो सबसे बड़ा टॉपिक नदियां हैं, नदियां खत्म हो गई है। अब जो है आपकी जो परियोजना है, नेशनल परियोजना है, वो टॉपिक आपका बड़ा है। इसके बाद में वन और वन्य जीव बड़ा टॉपिक है। और फिर जो टॉपिक आपके आएंगे उसमें सब में आपका मिट्टी एक आ जाएगा टॉपिक। उसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं वो सारे फैक्चुअल हैं। अर्थव्यवस्था जो टॉपिक आपके हैं वो सब डेटा वाले हैं, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है भाई। राजस्थान के अंदर ये हाईवे जा रहा है, ये लंबा है, ये छोटा है, इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई ये है, ये याद रखना है। वो फैक्चुअल डेटा आपका है, क्या है वो, तो फैक्ट पे आपको याद करना है, तो वो उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन इनमें ज्यादा समय आपका लगता है, नदियों में और इसमें ना। चले, अब आप डालो हेडिंग में जल संरक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं? जल संरक्षण पढ़ने वाले हैं। क्लास एक ही घंटे की, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, 1 घंटे की क्लास है खाली। जल संरक्षण आप डालें हेडिंग में। चलो, हाँ, अलग से टॉपिक है आपका जल संरक्षण, अलग से टॉपिक है, छोटा टॉपिक आपका है, संरक्षण बनता है। अब देखो जल संरक्षण का मतलब क्या है। संरक्षण दो तरह से हो सकता है। कितने तरह से हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। एक संरक्षण आपका है जल को बचाना, जल को बचाना, और दूसरा संरक्षण आपका है जल को प्रदूषित होने से बचाना। वर्तमान समस्या क्या है? वर्तमान समस्या आपकी दोनों है कि राजस्थान में तो पानी नहीं है, और जहां पानी है वहां क्या कर रहे हो? प्रदूषण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप पश्चिमी राजस्थान में पढ़ के आएंगे, पहले वहां पे नदियां जो है वो केवल मौसम में बहती है, और वो जो नदियां आपकी है वो भी क्या हो रही है? वो हो रही है प्रदूषित। आश्चर्य की बात यह है कि राजस्थान की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी थी वो कहां थी? पश्चिमी राजस्थान में। कहां थी? जिस इलाके में पानी नहीं है, अगर वहां पे आप उस नदी को बचा के रखते तो शायद क्या होता? वो प्रदूषित नहीं होती। तो दो आपकी बातें हो रही संरक्षण में। एक तो बात हो रही है जल को बचाना, एक आपका है जल को प्रदूषित होने से बचाना। अभी हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं केवल जल को बचाने की बात करेंगे। इस बात कर रहे हैं जल को बचाने की। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर, है ना। हिंदी दिवस तो ही है, लेकिन साथ साथ में राजस्थान में जल महोत्सव भी आप इसको मना रहे हो, ये ध्यान रखना। तो ये आपसे पूछ सकता है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। जल संरक्षण के अंदर अगर हम देखें राजस्थान में जल की महत्ता क्यों है, तो यहाँ एक पंक्ति लिखी हुई है कि घी डुलिया मारो किंग जासी, पानी डुलिया मारो जी बले। मतलब घी डुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा, लेकिन पानी डुल गया तो काम बेकार हो जाएगा, है ना। हालांकि घी महंगी होता है, पर फिर भी जो है तुलनात्मक रूप से ये जो पंक्ति आपकी वो आज के राजस्थान के लिए नहीं है। ये पंक्ति उस समय के राजस्थान की है जब आपका राजस्थान में किसी तरह की नहर नहीं थी, किसी तरह की नहर नहीं थी, और उस समय बोरवेल भी नहीं होते थे। आजकल तो क्या होता है, बोरवेल हम इजी बोरिंग कर लेते हैं, मशीन आती है बोरवेल की, है ना। उस समय जो है केवल और केवल वर्षा का जल और कुएं, कुएं, है ना, वो होते थे। और उनमें हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर अधिकांश जगह ऐसे हैं, या जो भी आप बैठे उदयपुर, यहाँ भी ऐसे हैं जहां पे ग्रीष्म काल में भूमिगत जो आपका जो जल स्तर है वो हो जाता है 0, या आपका बहुत नीचे आपका वो जो है स्तर चला जाता है। अगर आप देखेंगे कि पहले के समय की अगर हम बात करें तो कोई कहते हैं कि हमारे को 50 फीट पानी आ गया था। कितने आ गया था? 50 फीट पानी आ गया था जब हमने बोरवेल की। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां 700-800 फीट तक भी आपको क्या करना पड़ रहा है? बोर करना पड़ रहा है, तब जाके पानी मिल रहा है। तो इसका मतलब सीधा ही, हाँ, कभी भी कई जगह सीधा नहीं आ रहा है,
तो ये स्थिति आप देख लो कि जहां 50 फीट पानी आ रहा था वहां 800 पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, जल स्तर आपका है वो आपका गिरा है। अब वो जल स्तर जो है वो रिचार्ज कैसे होगा, तो रिचार्ज का तरीका क्या है, देखो रिचार्ज का तरीका ये है, आप जानते हैं तो जब बारिश होगी तो पानी क्या होगा, जाएगा कहां पे, जमीन के अंदर। लेकिन जिस गति से वो जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा गति से आप क्या कर रहे हो, पानी को ले रहे हो। इससे क्या हो रहा है, इससे वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। अब जो हमारा राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर प्राचीन समय से जल की समस्या रही है। तो पुराने जो लोग थे उन्होंने कुछ विधियों से जल को संग्रहित किया था। उन विधियों के बारे में हम बात यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो ये महत्ता बता रहा है कि जल की कितनी महत्ता राजस्थान के अंदर आपकी है। फिर आप देखो एक बात समझो यहाँ पे, एक आप और पढ़ते हो कि साहब हमारे यहाँ कहते हैं तीजो पुरियो आठवों काल, तीजो पुरियो आठवों काल। राजस्थान के अंदर जो है हर 3 सालों में सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। और जो हर 8वां साल होता है उसमें क्या होता है, अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो नहर आने से क्या हुआ है, ये दिक्कतें दूर हुई है। जब नहरें आपकी आ गई राजस्थान में तो दिक्कतें दूर हुई। आप खुद देख सकते हैं, अभी आप यहाँ बैठे हैं उदयपुर के अंदर, कुछ समय पहले तक लग रहा था कि उदयपुर की जो झीलें हैं वो रह जाएगी खाली, क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। लेकिन अचानक से जो है 2-4 दिन बारिश हुई और कुछ पानी आ गया, उससे क्या हुई, झीलें आपकी भर गई। तो आप सोचो अगर वो नहीं होता तो क्या होता, स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती पूरे साल के लिए, पूरे वर्ष के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ केवल मौसम में बारिश होती है और अगर उसमें बारिश नहीं हुई तो पूरा साल सूखे का सामना करना पड़ता है। समझ में आ रही बात, ये मतलब वही बात हो गई कि जब 1 तारीख होती है हमारे पास में पैसे आ गए तो हम राजा हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे उड़ा रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको व्यवस्थित रूप से खर्च कर रहे हैं तो 30 तारीख तक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर हमने जो है अरे आने दो, है ना, तो 10 तारीख तक क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे कंगाल, क्या हो जाएंगे, और फिर घर पे फोन करना पड़ेगा कि हमारे कुछ पैसे और डालिए। तो जल की स्थिति भी वही है कि जितना आप जो है उसको बचा के रखेंगे तो साल भर आप उसको चला पाएंगे। और आपको बता दूं कि जो झीलें आप देखते हैं उदयपुर के अंदर, ये पूरे उदयपुर को पानी नहीं पिला रही है, ये केवल जो ओल्ड सिटी है, जो उसके आसपास के इलाके हैं, उन्हीं को पानी देती है। अगर किसी को लगता हो कि सर जो उदयपुर शहर है वो पूरा शहर झीलों से पानी पीता है, तो नहीं, केवल आपके आसपास जो झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है, जो ओल्ड सिटी हम कह सकते हैं, वो वही इलाका जिनसे पानी पीता है। अगर पूरे उदयपुर को पानी पिलाना मिल जाए तो ये तो 4 महीने में खत्म हो जाएगी। कितने महीने में, केवल 4 महीने में। इतना पानी नहीं हमारे पास, है ना। भले नाम हमारा है झीलों की नगरी, लेकिन पुराना शहर और नए शहर में फर्क हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जयसमंद की बात भी कर लेते हैं। आप जयसमंद की बात कर रहे हैं, जयसमंद से जो पानी आ रहा है वो भी ओल्ड सिटी को ही मिल रहा है। जयसमंद से जो पानी आता है वो केवल और केवल गुलाबबाग जा रहा है। कहाँ जा रहा है, गुलाबबाग, और गुलाबबाग के आसपास जो इलाके हैं, है ना, उनको पानी मिल रहा है। और उसमें भी अकेला नहीं है, दूधतलाई पास में और है, उससे पानी मिल रहा है। चले अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका साथियों जलग्रहण क्षेत्र है नदियों का, उसकी हम बात करें तो जो एरिया आपका दे रखा है इसको आप देखेंगे, जलग्रहण क्षेत्र है ना, कैचमेंट एरिया आपका है। देखो बनास कितना है, 6570 आपका जो है वर्ग किमी, ये रखता है आपका एरिया। फिर आता है लूनी का, फिर आता है चंबल का, और फिर आता है माही का। तो इसमें आप लिखें साथियों, डाले हेडिंग में, नदियों का जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर क्रम। नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर क्रम, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर क्रम। एक साथी यहाँ लिख रहे हैं कमेंट, मैंने वो जो कहावत बताई आपको घी और पानी वाली, तो ये कह रहे हैं सर अभी तो घी जो है वो 1000 रुपए केजी का है और 600 रुपए का वाटर टैंकर है, तो मंगा लेंगे, वाटर टैंकर मंगा लेंगे। बहुत अच्छी बात, वाटर टैंकर में पानी कहाँ से आएगा, वो देखो पहले। ये तीनों उतार लो साथियों, तीनों के काम करो, 4 उतार लो यहाँ तक। आपसे केवल सीक्वेंस पूछेगा, बनास, बनास के बाद लूनी है एरिया वाइज, फिर चंबल है और फिर आपका माही है। बनास, फिर आपका लूनी, चंबल और माही। क्लास 1 घंटा ही ये साथी पूछ रहे हैं। बनास, लूनी, चंबल और माही, ये सीक्वेंस याद रखना। ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में।
जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर क्रम। मैं आपको एक कोशिश करूंगा कि एक मैप आपको दिखा सकूं, अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी अगर मिल गया तो आपको दिखा देंगे ना, जलग्रहण क्षेत्र वाला। यहां तक कंप्लीट आप लोगों का सबका? चलिए अब देखो, राजस्थान जो है, अगर हम बात करते हैं जो सरफेस वाटर हमारे पास है, तो पूरे देश का केवल हमारे पास कितना है, 1.16% भाग ही है जो हमारे पास राजस्थान में अवेलेबल है। कितना? 1.16। यानी पूरे देश के अगर हम सतही जल की बात करते हैं तो राजस्थान के पास में केवल 1.16% जल ही है। मतलब ये मान के चलो कि अगर पूरे देश में 100 लीटर पानी है तो हमारे पास कितना है, केवल 1.16 लीटर पानी है। और ये आप देखो कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे आप राजस्थान जो है देश के सबसे बड़े राज्य में है, लेकिन फिर भी आपके पास में जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, 1.16% की है। तो लिखो साथ इसमें, आप लिखो अगला पॉइंट, राज्य में देश के कुल सतही जल का केवल 1.16% भाग मिलता है। 1.16% भाग मिलता है। ये प्रश्न आपका शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी है ना? कितना है? 1.16% आपका है जानना। राउंड ऑफ में कह सकता है 1%। कितना हो सकता है? 1% पानी हमारे राजस्थान के अंदर आपका मिलता है पूरे देश का। यहां तक कंप्लीट है सभी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो है देखो, ये जो यहाँ दे रखा है जल शक्ति अभियान, ये भी हमने नहीं पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना इस समय जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, जब आपका एग्जाम होगा उससे 6 महीने के अंदर कोई अगर घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसका संबंध जल से है, तो राजस्थान से, तो करंट अफेयर के अंदर आपका आ सकता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है। चले यहां से आगे चलते हैं। सेम ये था आपका, है ना? अब हम चलते हैं यहां से आगे डालिया पैडिंग में जल संरक्षण की प्रमुख विधियां। 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 अब कौन कौन सी विधियां हैं हम उनकी बात करेंगे। कुछ विधियां आप जानते हैं। तो यहां देखिए साथियों, क्या दिख रहा है आपको? कुआं। क्या दिख रहा है? ये जो कुआं आपका है, इस कुएं के अंदर पानी कहां से आएगा? बारिश का? कुएं में पानी कहां से आएगा साथियों? जमीन से आएगा। ये वर्षा जल का स्रोत है या आपका जो है, हाँ, कि भूमिगत स्रोत है? आप जगह पूछा जाए कि कुआं किस तरह के जल का स्रोत है, वर्षा जल का या भूमिगत? भूमिगत स्रोत कौन है? भूमिगत जो कह रहे हैं वो कौन कौन है? ठीक। और जो कहते हैं वर्षा जल, वो कौन कौन है? कोई नहीं भाई, धन्यवाद आपका, मेरे को पता नहीं था। तो आप देखें कि जब आप कुआं खोद रहे हो तो कुएं क्या कर रहे हो, पानी कहां से आ रहा है? वो आ रहा है जमीन से आ रहा है ना? कहां से आ रहा है? तो ध्यान, आप ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा स्रोत भूमिगत स्रोत नहीं है? ठीक है, तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे उनमें कुछ नाम आएंगे। तो कुआं जो है उसमें क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, भूमि से क्या हो जाएगा? वो भूमिगत जल स्रोत है ना? अब कुआं में क्या आपका दिख रहा है आपको? सब कुआं जो है एक गर्त है, एक गड्ढा है जिसमें भूमिगत आपका जो है जल को आप जो है क्या कर रहे हैं, भंडारित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहां से। कुएं का ही एक और छोटा रूप है कुई। क्या है? कुई। कुआं और कुई। कुई क्या होती है? कुई कुएं की तुलना में छोटी है। क्या होती है? छोटी है। और क्या विशेषता हो सकती है? आप एक बात जानना कि कुई जो होती है, एक तो ये छोटी होती है कुएं की तुलना में, जानना। दूसरा ये होता है कि जो आपका कुई होती है, इसका निर्माण या तो किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के निकट आपका किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका पानी इनमें बह रहा है, वह पानी रिस कर कहां जाएगा? इस कुई में आएगा। कहां आएगा? इस कुई में आएगा। अब एक बात समझो, तालाब और नदी के किनारे पे इसका निर्माण कर रहे हो। अब वापस आपके दिमाग में बात आएगी, सब तालाब है, नदी है, तो फिर कुई क्यों खोद रहे हो? बाल्टी डालो, पानी निकालो। हाँ या ना? पर क्यों कर रहे हैं इस कुई का निर्माण, कोई बता सकता है?
शुद्ध जल है। क्या है ये साथियों? शुद्ध जल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो आपने देखेंगे सब जो पानी आपका है जब वो रिस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वो शुद्ध हो जाएगा। और जो कुएं होती है उसका जो मूल उपयोग है वो पेयजल के लिए, किसके लिए होता है? पेयजल के लिए इसका आपका जो है यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जो तालाब है, जो कुआ, जो आपके नदियां हैं, उनमें लोग नहा रहे हैं, गंदा पानी जा रहा है, तो क्या होगा? वो पानी आप पी नहीं सकते हो, वो पानी आप जो है नहीं पी सकते हो। लेकिन वही पानी जब इस कुएं में जाएगा रिस्क है, तो क्या हो जाएगा? वो शुद्ध होके आपका इसमें भरेगा और उसको आप जो है पीने के रूप में उपयोग ले सकते हैं। जैसे मान लो आप गए फल सागर, कहाँ गए? तब फल सागर भरा हुआ है, प्यास लग रही है, क्या ऐसा होना करोगे? हाँ, लाने दो पानी, कर सकते हो क्या? जब आप उसको करोगे तो लगेगा कि सामने तो गंदा है। क्या है? पानी गंदा है, उसमें आप कचरा देखेंगे, होता है नहीं होता है? हम क्या करते हैं? पास से बोतल खरीदते हैं, या फिर हो सकता है हैंडपंप अगर लगा हुआ है हम उससे पानी पीते हैं, हाँ या ना? तो हैंडपंप में क्या हो रहा है? वो पानी जो आपका है वो रिस करना ला गया उसके अंदर और उसको आपने पिया, वो पीने लायक हो गया। ठीक है, तो कुएं का जो निर्माण है वो मूलतः आपका जो कहता है वो किया जाता है पेयजल के लिए। और कुएं और कुएं में डिफरेंस ये होता है कि कुआं जो होता है वो आपका अधिक चौड़ा होता है। कैसा होता है? अधिक चौड़ा होता है, जिसमें आप आसानी से कूद रहे अंदर, है ना? लेकिन कुएं में ऐसा नहीं है। कुएं कैसे होती है? सकड़ी होती है, बिल्कुल खड़ी होती है, ठीक है, छोटी सी होती है। केवल जो उपयोग है वो पीने के पानी के लिए ही हम करते हैं। क्लियर? अब ये जो आपका कुआं कुई है, इसी में अगर हम बात और करें तो जो कुआं है और जो कुई है, इनको पश्चिमी राजस्थान में एक अन्य नाम देते हैं। क्या देते हैं? कुएं को कहते हैं बेरा। क्या बोलते हैं? बेरा। और कुई को कहते हैं बेरी। तो कुआं और कुई, ठीक है, सेम आपका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में बेरा और बेरी। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा बेरा क्या है, तो आप बताएंगे कुआं, और बेरी क्या है? एक और नाम यहां लेते हैं अपन के एक नाम है जोहड़। क्या नाम है? जोहड़। जोहड़ क्या है साथियों? तो जो शेखावटी आपका जो क्षेत्र है वहां पे जो कच्चे कुएं हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम कह रहे हैं जोहड़। क्या कह रहे हैं? अब यहां अगर हम बात करें और कि जोहड़ जो आपका है वहां पे जो आपका कह रहे हैं कि सभी कच्चा है। कैसा है? कच्चा है। क्यों है? तो आप ये पढ़ते हो कि जो आपका शेखावटी इलाका है वहां पे जो चट्टाने आपकी है वो कौन सी है? लाइमस्टोन। कैसी चट्टाने हैं? चूने की चट्टाने हैं, जिनसे पानी रिसकर इसमें आपका भरता है और शुद्ध पानी बन आता है। अगर मान लो आप इसे प्लास्टर करते हो तो क्या होगा? जब अगली बार पानी आएगा तो क्या होगा? वो जो चूना है वो घुल जाएगा और जो आपने किया है प्लास्टर, हो क्या जाएगा? वो बह जाएगा। इस वजह से जो आपका एक कुआं है कैसा होता है? कच्चा। कैसा होता है? कच्चा होता है। और एक और बात यहाँ आती है, जोहड़ जो आपका है, इसी से एक बात आती है, जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले वाले बाबा कौन है भैया? इसे हम एक और नाम देते हैं पानी वाले बाबा। क्या बोलते हैं? पानी वाले बाबा। एक और नाम क्या देते हैं हम इसे? इन्हें कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? वाटर मैन ऑफ इंडिया। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें आप ये सब नाम दे रहे हैं? पहली बात तो ये कि व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति आपका है साथियों राजेंद्र सिंह। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात हम करते हैं अगर, तो एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है जब इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली अपनी, जयपुर के रहते थे, उसने पढ़ाई पूरी कर ली इन्होंने, तो इनके पिताजी ने इनको कॉल किया जो है कि साहब तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है तो अपने गांव आ जाओ और गांव में जो समस्या है उनको दूर करो। इनका मन था कि मैं कहा रहूं, शहर में रहूं, आराम से पढ़े आगे बढ़ूं। तो जब ये गांव गए और देखा कि सब गांव के अंदर समस्या है पानी की, तो इन्होंने और इनके साथ कुछ जो है गांव वाले मिल गए और इन लोगों ने अपने ही स्तर पे, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सरकारी खर्च के, अपने ही स्तर पर इन्होंने देखा कि कहां कहां पानी आपका बहता है जब बरसात होती है, और वहां वहां पे इन्होंने क्या किया? एनीकट बना दिए। फिर उन्होंने देखा कि जो जोहड़ है, जो कुएं आपके हैं, वो कुएं सूखे हुए हैं। तो एक कुएं में उतरे और देखा कि तली जो है वो कैसी है? नमी है। तली में क्या है? नमी है, इसका मतलब पानी अंदर है। तो उन्होंने क्या किया? जो जोहड़ थे उनको गहरे करवाए। क्या करवाए? गहरे करवाए। ठीक है, अब ऐसा जब किया इन लोगों ने और जब बारिश हुई तो सारे जोड़ भर गए और जहां इन्होंने एनीकट बनवाए थे वो एनीकट भी सारे आपके भर गए। इस तरह से अपने ही खर्च पे पूरे जो है गांव वालों ने क्या किया? पूरे साल भर के लिए पानी की व्यवस्था कर ली। जैसे ही जो पड़ोसी गांव थे उनको पता लगा तब ऐसा हुआ है तो उन्होंने इनको बुलाया। देखते देखते एक जिले से दूसरे जिले की तरफ ये जाने लगे और इस तरह से जो है आपका घटनाक्रम होने लगा। इसके बाद राजस्थान के अलावा जो राज्य है जहां जहां समस्या पानी की आती है वहां वहां पे इन्होंने काम किया, चाहे वो साउथ के अंदर हो चाहे वो एमपी के अंदर हो। लास्ट जब ये आए थे हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर
तब इनका जो यूनिवर्सिटी सुनी थी उसमें बता रहे कि अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट वो एमपी में, तो उस समय एमपी में भी काम कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये आपका है कि इस व्यक्ति ने आपका अपने गांव के लिए सारी जो है पानी व्यवस्था की बिना किसी फंडिंग के, केवल खुद गांव वालों ने खर्चा उठाया, ठीक है। तब जाकर गवर्नमेंट की नजर जो है इनके ऊपर गई और फिर राज्य सरकार और जो आपकी जो अन्य सरकारें हैं उन्होंने इनको बुला के प्रोजेक्ट अपने शुरू करवाए, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। हमारे क्या बोल रहे हैं इनको, हम बोल रहे हैं जोहड़ वाले बाबा या पानी वाले बाबा। अच्छा, जोहड़ का एक और हम बात करें, जोहड़ का सबसे गहरा भाग होता है वो कहलाता है चुंबी। क्या कहलाता है? तो चुंबी क्या है तो आप बताएंगे। जोहड़ जो होता है उसका जो सबसे गहरा पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं चुंबी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये होगी बात आपके साथियों, कुआ कुई है ना, बेरा बेरी, और एक आपका हो गया जोहड़। ये सब कुएं ही है लेकिन क्या है इनके नाम अलग अलग है। अब चलते अपने आगे, ये क्या दिख रहा है आपको? बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी कहां आती है? आभानेरी दोसा में। किसने बनवाई? राजा चांद ने बनवाई। अब चांद बावड़ी जो आपकी है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सब ये भूतिया बावड़ी। क्या है ये? भूतिया बावड़ी है। अब बावड़ी और कुएं को डिफरेंस है क्या? बावड़ी और कुआ एक ही अलग अलग है? कैसे अलग है बताओ? बावड़ी क्या होती है? सीढ़ियां होती है। बावड़ी क्या होती है? अगर आप ध्यान देखोगे तो वास्तव में जो बावड़ी है वो कुआ ही है। बावड़ी क्या है? ये तो कुआ ही है ना। अरे हाँ है। लेकिन क्या किया, जिसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो पंक्ति लगा दी, सीढ़ियां लगा दी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बावड़ी है वो सीढ़ीदार कुआ है, सीढ़ीनुमा कुआ है। अब आप ये देखें कि ये तो कुआ ही है, इतना खर्च क्यों, इतना जो है तामझाम क्यों किया कि छतरियां बना दी, झुरक बना दिए हैं, क्या कारण हुआ? वेरी गुड। आप समझे, आप उदयपुर में बैठे हैं, आप लोग पढ़ते हैं सहेलियों की बाड़ी, पढ़ते हैं। क्यों बनाई साहब? संग्राम सिंह सेकंड ने क्यों बनवाई? अपनी रानियों के लिए तो है ना, कि रानियां वहां आके आराम से जो है एंजॉय कर सके, टाइम पास कर सके। क्योंकि पहले के समय में एक सिस्टम था कि रानियां जो है वो ऐसा नहीं कि खुले में अब जो है घूम रहे हैं, नहीं, वो उनका अलग ही एक जो है रहता था स्तर, और उनके साथ केवल उनकी जो महिला जो सहेलियां होंगी वही रहेगी, ठीक है। अब उनको भी अगर मान लो घर से निकलना है, घूमने जाना है, कहाँ जाएगी? उनके लिए व्यवस्था की गई। अच्छा, केवल रानियां नहीं, जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे, सेठ होते थे, उनके भी इस तरह से जो है उन्होंने भी अपने निर्माण कार्य करे हुए हैं। तो ये यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इस बावड़े पृथ्वी के आसपास मंदिर होते थे। ये रानियां हैं जो अपने सहेलियों के साथ आए, यहाँ दिन भर आराम से जो पूजा पाठ करें और फिर शाम को वापस जो है घर जाए। एक तरह से पिकनिक, क्या हो गया? पिकनिक के रूप के लिए जो है यहाँ पे वो आते थे। अब जैसे अपन जाते हैं ना पिकनिक, कहीं पानी भर गया तो वहां चल के आते हैं, घूम के आते हैं, जाते हैं पिकनिक। उस समय के लिए, उस समय जो है रानियों के लिए स्पेशली आपका ये सब काम होता था। अब अपन तो गए और कुएं में नहा के आ गए, अरे हाँ के ना, लेकिन जो रानियां हैं वो कहाँ जाएगी? तो उनके लिए इस तरह की जो है व्यवस्थाएं होती थी। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे पूरे जो है साथ जो चार दीवारी है और उसके बाहर होते थे सैनिक। कौन होते थे? कोई भी पुरुष जो है वो अंदर एंटर ना कर पाए। तो हमारी बात, सिक्योरिटी पर्पज से ये सब चीजें होती थी। क्या हो गया? सैनिक आ गए तो सैनिक कुमार से नहीं थे, इसलिए सैनिक समझदार होते थे उस समय के लिए, ठीक है। आपने इतना दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है? पर सैनिक आपने जैसे नहीं थे बेटा, सैनिक समझदार थे उस समय के। अब एक बात समझो, चांद बावड़ी में आप क्या कह रहे हो? भूतिया बावड़ी। क्या कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? देखो, इस बावड़ी के लिए कहा जाता है कि तो सुरंगें थी, यानी सुरंगें थी। सुरंग का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि ताकि अगर मान लो कभी इस क्षेत्र में आक्रमण हो जाए तो जो राज परिवार है, जो लोग यहाँ के हैं, वो इन सुरंगों के माध्यम से जो आपके स्थल है, सुरक्षित स्थल है, वहां तक पहुंच सके, इसलिए बनवाया था। एक बार ऐसा कहते हैं कि कोई बारात जो है वो इसमें चली गई, हो सकता है औरत छुपरा में गलती में हो, चले गए। हम कहते हैं न तो वो आगे निकले न वापस इधर निकले, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या बोला इसको ऊपर ने? भूतिया बावड़ी बोल दिया। कहाँ आ रही है? आभा नदी दोसा के अंदर आ रही है। कहाँ आ रही है? तो ये आ रही है आभा नदी दोसा के अंदर। और क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। इसकी बड़ी बावड़ी है ये एशिया की। एशिया की कैसे? एशिया की कैसे साथियों? एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी कैसे बताओ? आपको ध्यान है?
एशिया की बात कर रहे हैं, आप देखो भारत जो है वो सबसे बड़ा देश था एक टाइम में एशिया का, सबसे बड़ा देश था कि हमारा जो साम्राज्य था भारत का वो ईरान तक था। कहां तक था? ईरान तक था। एक पाकिस्तान हमारे अंदर था, नेपाल हमारे अंदर था, अफगानिस्तान हमारे अंदर था, आसपास अगर देखो बांग्लादेश श्रीलंका सब हमारे क्षेत्र थे। इसी क्षेत्र में आप लोगों ने बावड़ियों का निर्माण किया। कहां किया? इस क्षेत्र में किया, है ना। और अभी वर्तमान में क्या हुआ, ये सारे जो देश है वो भारत से अलग हो गए। एक और बात ध्यान रखना कि ये जो आपका बावड़ी निर्माण की प्रथा है, ये सबसे पहले कौन लेके आया? शक जाति के लोग। कौन लेके आए? शक जो जाति थी उनके लोग जो है वो बावड़ी निर्माण की प्रथा लेकर आए, और इनके द्वारा उस समय के भारत में निर्माण कार्य किया गया। और जो आप देख रहे हैं भारत के आसपास जो देश आपके हैं वो सब किसमें आ रहे हैं? एशिया में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बावड़ियां थी नहीं, इसलिए क्या बोल रहे हो कि सब ये जो बावड़ी है वो एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है। अमेरिका में नहीं मिलेगी आपको बावड़ी, मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है कि वो लोग जो है क्या करते हैं, बावड़ी नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? डायरेक्ट बोरवेल खोदते हैं। क्या बोलते हैं? बोरवेल। ठीक है, ये जो प्रथा है वो कहां थी? हमारे भारत में थी, इसलिए कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट बावड़ी के बाद। ये देखो आप साथियों, एक दिख रहा है आपको छोटा तालाब। क्या दिख रहा है? छोटा तालाब दिख रहा है। और इस तालाब को हम जो है कहते हैं नाड़ी। क्या कहते हैं? नाड़ी। अभी जो नाड़ी है वो क्या है? तो छोटा तालाब है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बरसात का जो पानी आ रहा है उससे आप कर रहे हैं संग्रहित। क्या कर रहे हैं? संग्रहित। इसमें ध्यान रखना कि इसके तीन तरफ दीवार होती है। कितनी तरफ दीवार होती है? इसमें तीन आपकी जो है दीवार बनी जाती है। अब तीन तरफ दीवार क्यों बनाते हैं उसको समझें। अरे कुछ नहीं हुआ है, आ जाएगी लाइट। अभी आप 2 मिनट जो है शांति रखें। जो ऑनलाइन साथी हैं कमेंट में बताएं कि दिखाई दे रहा है आपको और सुनाई दे रहा है। ऑनलाइन साथी जो है, अरे हाँ हाँ, मैं ऑनलाइन साथी से पूछ रहा हूँ। साथी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कमेंट में बताएं आवाज आ रही है अब तक? ओके ठीक है। हाँ अब अपन देखें, यहाँ पे बात कर लें, आ जाएगी लाइट एक सेकंड में। अब इसमें तीन तरफ पानी कैसे होता है समझे। आप देखेंगे कोई नदी आपकी है जो बहते हुए आ रही है यहां से। आपने क्या किया कि इसके जो है बिल्कुल ठीक सामने एक बना दिया आपने बांध, यानी बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब भर जाएगा पानी आ जाएगा इधर, क्या जाएगा इधर। तो आपने क्या किया, इसके इधर भी एक दीवार बना दी। और पानी कहां जाएगा? इधर। आपने क्या किया, इसके इस तरफ भी दीवार आपने बना दी। ठीक है, तीन तरफ आपने क्या बनाई? दीवार। तो नाड़ी की तरफ क्या होता है सामने? नाड़ी जो है तीन तरफ आपकी दीवार बनाते हैं, इसमें बरसात के पानी को संग्रहित करते हैं। अभी पानी पीछे भी जा रहा है, उधर से तो ये आ रहा है, ढाल है, उधर क्या है? ढाल है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां से पानी आपका बहता हुआ इधर आ रहा है। तो ध्यान रखना, नाड़ी क्या होता है? तीन तरफ आपकी दीवार होती है, और ये एक छोटा तालाब, इसमें बरसात का पानी संग्रहित कर रहे हो। नाड़ी का ही एक और भाई है, वो है टोबा। क्या है? टोबा। अब टोबा जब पूछेगा तो क्या है टोबा? ध्यान रखना, टोबा नाड़ी के समान ही तालाब है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि नाड़ी की तुलना में गहरा होता है। क्या होता है साथियों? नाड़ी की तुलना में आपका ये जो है अधिक गहरा होता है, अधिक गहरा होता है जहां। तो टोबा और नाड़ी दोनों तालाब हैं, डिफरेंस केवल इतना है कि टोबा ज्यादा गहरा होता है और नाड़ी आपकी तुलना में कम गहरी होती है। ये सारे नाम आपके पूछे हुए। लास्ट भी कौन सा एग्जाम था? सुपरवाइजर का एग्जाम था, उसमें पूछा था, शायद कोटा वाला एग्जाम था, कोटा का होगा ना सुपरवाइजर, उसमें जो अपना आया था ना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, तो उसमें आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। ठीक है ना, चले आवाज कम कर देते हैं। अरे हाँ नहीं कर रहा सर, आपका जो हुक्म है वो मान रहे हैं अपन। ठीक है, चले से बना आगे। तो नाड़ी डोबा कंप्लीट है। अभी देखो ये क्या है, ये आपका जो है कहलाएगा जालरा। ये सस्ती नॉन ना, जालरा। अब जालरा क्या है समझो, जालरा जो है वो क्या है। अब जालरा में आप देखो, समझो बात को, कि यहां पर पानी आपका जो है आपको दिख रहा है भरा हुआ है ना। अब यहां पे समझो इस बात को कि कोई भी अगर आपका डैम है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बांध है, और इस बांध के अंदर आपका जो है पानी भरा हुआ है। इस बांध में क्या साथियों, आपका जो है बरसात का पानी जो है वो आपने इसमें स्टोर कर लिया।
और वो पूरा बांध आपका भरा हुआ है। इस स्थिति में क्या होगा, जब यहाँ पानी भरा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी जो है वो रिसेगा। रिस कर क्या होगा कि दीवार के आगे ये जो आपका इलाका है, इस इलाके में आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, इस इलाके में आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। और जो ये पानी आपको यहाँ भरा हुआ मिल रहा है वो पानी ही, वो क्षेत्र ही कहलाता है जालरा। अब यहाँ पानी आया कैसे, पूरा बांध भरा था और जो पानी आपका है वो रिस कर कहाँ आ गया, इस दीवार के इस तरफ आ गया, है ना। तो ये जो आपका पानी रिस कर यहाँ भरा हुआ, इसी को हम कहते हैं आपका जालरा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बांध के आगे का भाग जहां पे पानी बांध से रिस कर जमा हो जाए उसे हम कहेंगे जालरा। एक और बात ध्यान रखना, अगर आपने बांध देखे हैं बड़े बड़े तो वहां देखते हैं कि अगर बांध पूरा भरा हुआ है तो वहां से आगे ऑटोमेटिक पानी बहता हुआ चलता रहता है। साल भर पानी बहता हुआ चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि पानी रिस कर यहाँ जमा हुआ है और वही पानी आगे नदी बन के आपका बहता, भले इसकी स्पीड कम होगी, मात्रा कम होगी, लेकिन उस साल भर पानी आपका बहता रहेगा, ठीक है। तो वो जो आपका है ये वाला क्षेत्र ये कहलाता है आपका जालरा। क्या कहलाता है, जालरा। कंप्लीट यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, तो ये है आपका खडीन। क्या है साथियों, ये खडीन। खडीन के बारे में क्या जानते हो, खडीन जो है मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए कच्चे तालाब हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि सब ये जो तालाब है इनमें क्या होता है कि मिट्टी की दीवारें होती है, उनमें पानी को रोकते हैं। अब जब यहां पर आपने क्या किया कि मिट्टी की दीवारें बना दी, सपोज मान लो मिट्टी की दीवार आपने बना दी, ठीक है, और इसमें पानी आपका भरा हुआ है। अब क्या होगा, यहां जब पानी भरा हुआ है तो इसके जो आसपास की भूमि है वहां पे क्या रहेगी, नमी। क्या रहेगी, नमी रहेगी। और ये जो लोग थे ये उस समय क्या करते थे, इन जो खडीन है इनके आसपास के इलाकों में खेती करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे, बिना सिंचाई के कृषि करते थे। क्यों, क्योंकि नमी रहती थी। और इस प्रकार की जो कृषि थी वो क्या कहलाती थी, वो कहलाती खडीन। क्या कहलाती थी, खडीन कृषि। तो खडीन क्या है आपके साथियों, तालाब है ना, मिट्टी के कहां पर, जैसलमेर के अंदर। और किसने बनाए, जैसलमेर में इनका जो निर्माण है वे कर रहे हैं कौन, पालीवाल ब्राह्मण। कौन कर रहे हैं, पालीवाल ब्राह्मण आपके जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। अब एक बात समझो यहां पे कि जैसलमेर के अंदर कोई ऐसा गांव है जहां पे ये रहते थे, कोई गांव क्षेत्र है, कुलधरा। कौन सा गांव था, कुलधरा गांव के बारे में आप जानते हैं कि साहब यहां से एक ही रात में सारे के सारे गांव वाले गायब हो गए। आया ना, कहानी आप लोगों के साथ सुनी, कुछ ऐसी स्टोरी है, हाँ सुन लो। कहते हैं कि कुलधरा गांव के अंदर जो है, जो गांव आपका था ये यहाँ पे निवास करते कौन, आपके पालीवाल ब्राह्मण। अब ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में किसी राजा का शासन हुआ और उस राजा की जो है नजर किसी गांव की किसी जो है बालिका पे हुई और उसने कहा कि साहब ये बालिका कहाँ होनी चाहिए, कल मेरे महलों में होनी चाहिए। अब बिना विवाह के वो ऐसी बात कर रहा है, गलत है ना। तो गांव वालों के सामने ये जो है प्रस्ताव रखा गया, नहीं अगर होता है ऐसा कुछ तो हम क्या करेंगे, अगले दिन सुबह यानी कल सुबह क्या करेंगे, सेना भेज देंगे तुम्हारे गांव में, उनके गांव को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, इनके पास एक रात का समय था, इन्होंने क्या किया, कहते ऐसा है कि ये लोग जो है उस गांव को छोड़ के चले गए, उस गांव को छोड़ के ये रातों रात चले गए। और कहते हैं जाते हैं उन्होंने क्या किया, उस गांव को स्थापित कर दिया, इस गांव में कभी कोई रहेगा नहीं, गांव कभी भी आबाद नहीं होगा। अब कहते हैं कि सब एक रात के अंदर नहीं निकलने अगले दिन जब राजा के सैनिक आए तो देखा कि गांव खाली पड़ा है। अब कहते हैं उन्होंने पूरे आसपास के इलाकों में ढूंढवा लिया, कहीं पर भी इनका अता पता नहीं चला। आज तक ये जो है आपका जो है रहस्य है कि गए कहाँ, ये गए कहाँ। लेकिन अगर आप किसी भी कोई अगर आपको मिलता है पालीवाल जो इस समाज से है, उनका संबंध कभी ना कभी कहेंगे हमारा जो पूर्वज कहाँ के थे, कुलधरा के। इतने से पूरे भारत के अंदर केवल यही नहीं, पूरे भारत में, पूरे भारत कहीं भी आप जाओगे तो वहां पर भी मिलते हैं तो कह देंगे सर हमारा संबंध कभी ना कभी किससे रहा, कुलधरा से। सोचो एक रात में इतना दूर निकलना। दूसरा ये बताया जाता है कि कुछ और स्टोरी ये भी इसके पीछे की, कहा जाता है कि जो थे सैनिक, उन सैनिकों ने क्या किया, जो यहाँ की जितने भी लोग उनको मिले, जितने मिले बचे हुए उन सबको मार दिया। इसलिए भी क्या हो गया, गांव स्थापित हो गया। दोनों बातें, कोई तो कहता है कि गांव छोड़ के ले गए, तो कोई कहता है कि साहब इन्होंने क्या किया, मार दिया। ठीक है, तो कुलधरा गांव से संबंध था आपके पालीवाल ब्राह्मणों का। अब कुलधरा गांव बचा क्या, कुछ नहीं है, खंडर है।
क्या किया आपने वहां पे? आप तो सब तो गए नहीं तक। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने भारत का पहला है ना कैक्टस गार्डन आपने यहाँ पे डेवलप किया है। क्या किया है? कैक्टस गार्डन आपने यहाँ पे डेवलप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूतिया गांव पे ही है और साथ में आपने कैक्टस गार्डन आपने डेवलप किया है। और इस गांव की ये स्थिति है कि आज भी शाम के कहते हैं सूर्यास्त से पहले पहले उस गांव को खाली कर दिया जाता है, कोई इसके अंदर रहता नहीं है। ठीक है, चलो अपन इससे आगे। अब ये आप देखें ये क्या है, तो हालांकि ये मॉडल जो है वो नया है, लेकिन ये जो प्रणाली है पुरानी है। इसे हम कहते हैं टांका। क्या कहते हैं? टांका प्रणाली। टांका क्या होता है? टांका क्या है? टांका बेसिकली ये दिख रहा है आपको, टांका ये है टांका। टांका क्या है? ये टैंक है। इस टैंक को क्या बोलते हैं? टांका बोलते हैं। इस टैंक में क्या हो रहा है? इस टैंक में आप जो बरसात का पानी है जो छतों में गिर रहा है, उस पानी को पाइप की लाइनों के माध्यम से आप कहां ला रहे हो? उस टैंक में ला रहे हो, उसमें स्टोर कर रहे हो। खास तौर से इसका निर्माण पश्चिमी राजस्थान में करते हैं। ये तो ठीक है, घर है, घर के अलावा इसका निर्माण हो सकता है कोई ऐसा भूभाग जहां पे पानी ज्यादा जमा होता है। तो ये लोग क्या करते थे कि वहां पे जो है एक टैंक बनाते थे भूमिगत, और उस टैंक के अंदर मान लो ये आपने एक टैंक बना दिया है और इसमें पानी आप जो है क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो पूरा क्षेत्र है जहां से पानी बहता हुआ आ रहा है, उस पानी को लाएंगे आप इस टैंक के अंदर और इस टैंक में उसको जो है स्टोर कर लेंगे। जब यहाँ पे पानी आपका जमा हो जाएगा, इस पानी का उपयोग साल भर आप कर सकते हैं। पशुओं को पिलाने के लिए, फसलों के लिए कर सकते हो और खुद के लिए कर सकते हो। तो गांव के अंदर घरों में तो ठीक यही है, साथ साथ में कोई जो आपके जो पब्लिक प्लेसेस है ना, उनमें भी टांकों का निर्माण करते हैं ताकि वहां पे साल भर पानी व्यवस्था सके। और ज्यादातर इसका उपयोग जो है वो किसलिए कर रहे हैं? पीने के लिए। किसलिए कर रहे हो? पीने के लिए या फसलों के लिए किया जाता है। जो पानी आपने स्टोर किया उसको छान के फिर आप जो है पी रहे हैं। अपने ऐसा नहीं यहाँ कि यहाँ खूब सारा पानी है साहब, जहां मर्जी आप उसको यूज करें। वहां जो मूल आपका उद्देश्य हुआ करता था वो पीने के पानी के लिए ही इसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये टांका आपको दिख रहा है, इसका उपयोग जो है पीने के लिए, पशुओं के लिए या फसलों के लिए इसका उपयोग हम कर रहे हैं। साथ ही में टांके का एक नया रूप आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये नया रूल क्या है? अब इसी को आपने एक नया नाम दे दिया। क्या बोल दिया इसको? इसको कह दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कह दिया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें और कोई फर्क क्या दिख रहा है आपको? कोई फर्क है? फर्क ये है कि वो जो प्रणाली है वो उन क्षेत्रों में काम कर रही है जहां बरसात की मात्रा कम है, जहां वर्षा कम हो रही है। आप सोचो ये जो बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हो, यहां अगर मैं बना दूं टांका, क्या बना दूं? टांका। तो ये टांका जो है वो तो 1 या 2 बारिश में बढ़ जाएगा, कितना पानी आता है यहाँ पे, है ना। तो अब क्या करें? तब जब यहाँ पानी ज्यादा आ रहा है तो इस स्थिति में टांका काम नहीं करेगा। यहाँ आप ये काम कर सकते हो कि जो पानी ऊपर गिर रहा है, बरसात वाले जो गिर रहा है छतों के ऊपर, उन पानी को ले आप पाइप के माध्यम से एक फिल्टर जो है वहां लगा दें और उस पानी को आगे बढ़ाते हुए आप कहाँ डाल दें? ये जो बोरवेल का पाइप है, इस बोरवेल के पाइप से आप इसको जोड़ दें। इस बोरवेल के पाइप जोड़ दें, इससे क्या होगा? इससे पानी सीधा कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर। कहाँ जाएगा? भूमिगत हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? जो ग्राउंड वाटर लेवल आपका है वो बढ़ जाएगा। हाँ या ना? ये जो प्रणाली आपकी है ये वर्तमान के अंदर आपका ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे आपने देखा था कि एक अभियान चलाया गया था स्वच्छ भारत वाला, है ना, जिसमें सबके घर में क्या बनाए गए? गांव गांव में शौचालय बनाए गए। हाँ या ना? सरकार ने क्या किया? फंडिंग की, पैसा दिया। सेम आने वाले समय में ये हो जाएगा कि आप जितने भी हैं जिनके घर में बोरवेल है उनको ये प्रणाली लगवानी है। इससे क्या होगा? जितना पानी यहाँ गिर रहा है वो पानी सब जो है सारा कितना जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा, जिससे जब वहां का जो भूमिगत जल स्तर आपका है, ग्राउंड पर जो लेवल आपका है वो अप हो जाएगा और जो साल भर दिक्कत आती है पानी की वो दिक्कतें नहीं आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या आपके पास? नहीं है। ये बड़ा अच्छा और सरल रास्ता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट का फोकस क्या है। आप बता दूं, भारत का एक पहला शहर कौन बन गया? बन गया है चेन्नई। इसने कह दिया तो हमारे पास में ग्राउंड पर जो है वो 0 है। गर्मियों में वहां पर पानी समस्या आती है क्योंकि चेन्नई कहाँ है? बंदरगाह के पास, बंदरगाह के साथ समुद्र के पास है, वहां स्थिति है। तो आप तो कहाँ बैठे हो? आप जो है काफी अंदर है, वहां तो फिर भी जो है पानी रिस्क जा सकता है जमीन के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपकी जो प्रणाली है वो कारगर आपकी साबित होगी। ठीक है, तो कुछ प्रणालियां थी जिनके बारे में हमने बात की है। अब इनको हम लिखेंगे। डालो आप हेडिंग में पहला कुआ। कुआ,
कुआं साथियों लिखे, देखिए साथियों यह एक कुआं लिखे साथियों, पहला बिंदु कुआं। यह एक गर्त है, गर्त मतलब गड्ढा, यह एक गर्त है, गर्त है, यह एक गर्त है जिसमें भूमिगत जल, यह एक गर्त है जिसमें भूमिगत जल को संग्रहित किया जाता है, यह एक गर्त है जिसमें भूमिगत जल को संग्रहित किया जाता है, जिसमें भूमिगत जल को संग्रहित किया जाता है, जिसमें भूमिगत जल को संग्रहित किया जाता है, भूमिगत जल को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुई, कुई, कुई लिखो साथियों, और लिखो यह कुएं की तुलना में, यह कुएं की तुलना में, कुएं की तुलना में कम गहरी व सकड़ी होती है, यह कुएं की तुलना में कम गहरी व सकड़ी होती है, कम गहरी व सकड़ी होती है, कम गहरी व सकड़ी होती है। इसका निर्माण, इसका निर्माण नदी या तालाब के निकट किया जाता है, नदी या तालाब के निकट किया जाता है, नदी या तालाब के निकट किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, जिसका जल, जिसका जल रिस कर, जिसका जल रिस कर इसमें भरता है, जिसका जल रिस कर इसमें भरता है, जिसका जल रिस कर इसमें भरता है, रिस कर इसमें भरता है, भरता है। कुई का मुख्य उपयोग, कुई का मुख्य उपयोग, उपयोग पेयजल के लिए आता है, कुई का मुख्य उपयोग पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर ना, पेय जल के लिए किया जाता है, कुई का मुख्य उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के लिए किया जाता है। कंप्लीट यहां तक सभी का। चले अगला लिखो नेक्स्ट, बेरा, बेरा, बेरा लिखा है बोर्ड पर बेरा, और लिखो बेरा में, पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बेरा कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बेरा कहते हैं, कुएं को बेरा कहते हैं, बेरा कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेरी, बेरा के बाद क्या जाएगा, बेरी, और देखो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में छोटा कुआं या कुई, पश्चिमी राजस्थान में छोटा कुआं या कुई, पश्चिमी राजस्थान में छोटा कुआं या कुई, छोटा कुआं या कुई क्या कहलाएगी दोस्तों, बेरी, क्या कहलाएगी, बेरी। बेरा बेरी जो है वो कहां बोल रहे हो, पश्चिम राजस्थान के अंदर। अगला लिखो दोस्तों नेक्स्ट, जोहड़, जोहड़, और लिखो शेखावटी क्षेत्र में, जोहड़ लिखेंगे, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, कहते हैं। क्लियर यहां पर सभी का। आगे नोट करें अगला पॉइंट इसी में, देखो जोहड़ का सबसे गहरा भाग चुंबी कहलाता है, जोहड़ का सबसे गहरा भाग चुंबी कहलाता है, जोहड़ का सबसे गहरा भाग चुंबी कहलाता है, जोहड़ का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है दोस्तों, चुंबी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है देखो इसमें, जोहड़ वाले बाबा ऑब्लिक पानी वाले बाबा ऑब्लिक वाटर मैन ऑफ इंडिया, जोहड़ वाले बाबा
ऑब्लिक पानी वाले बाबा, ऑब्लिक वाटरमैन ऑफ इंडिया। जोहड़ वाले बाबा, ऑब्लिक पानी वाले बाबा, ऑब्लिक वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया। इंडिया कौन गाएंगे? राजेंद्र सिंह। कौन गाएंगे? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। कंप्लीट है, ठीक है। क्यों बोला इनको हमने बताया आपको क्या कारण था इनको बोलने का पीछे, इन्होंने काम किया इसके अंदर, है ना। अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट बावड़ी। बावड़ी और देखो यह सीढ़ीदार कुआं होता है, यह बावड़ी से साथियों, यह सीढ़ीदार कुआं होता है, यह सीढ़ीदार कुआं होता है, कुआं होता है। फिर आभा नेवी दोसा, चांद बावड़ी आभा नेवी दोसा, चांद बावड़ी आभा नेवी दोसा, यह एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है। चांद बावड़ी आभा नेवी दोसा, यह एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है। फिर देखो नेक्स्ट, ये एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी लिख दिया आप लोगों ने। देखो, भारत में बावड़ी निर्माण की प्रथा, भारत में बावड़ी निर्माण की प्रथा, भारत में बावड़ी निर्माण की प्रथा शक्त जाति द्वारा लाई गई।
भारत में बावड़ी निर्माण की प्रथा शक जाति द्वारा लाई गई। कौन लेके आया? शक जाति थे, उनके द्वारा इसको लाया गया, शक जाति द्वारा लाई गई। अगला लिखो साथियों, नाड़ी। क्या आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट? नाड़ी। नाड़ी और लिखे नाड़ी में यह छोटा तालाब होता है, यह छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब होता है जिसके, यह छोटा तालाब होता है जिसके तीन तरफ दीवार बनाकर, जिसके तीन तरफ दीवार बनाकर वर्षा जल संग्रहित किया जाता है, जिसके तीन तरफ दीवार बनाकर वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये जल संरक्षण वाला टॉपिक। जिसके तीन तरफ दीवार बनाकर वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। किसी दोस्तों, जो आपका नाड़ी है, सुना है ना, कंप्लीट। अगला लिखो टोबा। क्या लिखोगे नेक्स्ट? टोबा। टोबा और लिखो साथियों, यह नाड़ी के समान ही तालाब है, यह नाड़ी के समान ही तालाब है, यह नाड़ी के समान ही तालाब है, तालाब है जो नाड़ी की तुलना में अधिक गहरा होता है। यह नाड़ी के समान ही तालाब है जो नाड़ी की तुलना में अधिक गहरा होता है, जो नाड़ी की तुलना में अधिक गहरा होता है। कंप्लीट है सभी यहां तक? आगे बढ़े। अगला लिखो जालरा। क्या लिखोगे? जालरा। जालरा। अभी क्लास कितने जा रही है आपसे? 7 बजे से। 7 तो बज गई। पढ़ा दूं? ठीक है। नहीं, आप मेरे साथ हो लेकिन मैं अभी आपके साथ नहीं हूं। अपन इसको कल पढ़ेंगे आपस में, क्योंकि वो बीच में जो टाइम खराब हुआ अपना, वो हो जाता है। तो कोई नहीं, इसको अपन नेक्स्ट हमारी क्लास जब आएगी तो यहीं से जालरा से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। और उसके बाद हाँ बस कर रहा हूँ। चलो साथियों, इसके आगे अपन जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कल।